गाइस, अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है और थोड़ा बहुत एंट्री एग्जिट का नॉलेज भी है, परंतु अपनी 9 to 5 जॉब के चलते लाइव मार्केट में टाइम नहीं दे पाते और अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। इस वीडियो में हम एक सिंपल और इफेक्टिव स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको पिछले 14-15 सालों से मैं अपनी ट्रेडिंग में यूज करते आया हूं और जिसने मुझे काफी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स दिए हैं। गाइस, ये वीडियो कंटेंट प्रिपेयर करने में मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ एकदम जेन्युइन एंड लॉजिकल जानकारी शेयर करूं, जिसको आप अपनी ट्रेडिंग में लॉजिक्स के साथ इंप्लीमेंट करके अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकें और किसी मैजिक फॉर्मूला या जैकपॉट ट्रेड जैसे छलावे में आने से बच सकें। बट गाइस, यूट्यूब पर अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। इसलिए अगर आप वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स एंड फीलो ट्रेडर्स भी अपने ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव करें, तो वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन किसी के ट्रेडिंग स्किल्स में बड़ा इंप्रूवमेंट ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी ही सिंपल बट इफेक्टिव स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, जिसके सारे कंपोनेंट्स को अगर आप ध्यान में रखकर ट्रेड्स प्लेस करोगे तो ये जबरदस्त तरीके से आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। तो गाइस, इस स्ट्रेटजी में हम बहुत ही बेसिक टूल्स को यूज करते हुए एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको एकदम नोविस ट्रेडर या फिर प्रो ट्रेडर दोनों ही यूज कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई ब्लैक मैजिक या फिर कोई होली ग्रेल सेटअप की तलाश में इस वीडियो पे आए हैं, तो वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। और अगर आप कमिटेड हैं अपने ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आप जरूर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इस वीडियो से सीख के जाएंगे। तो गाइज, इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स एंड फिर उनका इंप्लीमेंटेशन शेयर करूंगा, एंड लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के लिए, या फिर किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट पोटेंशियल को इनहेंस कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि वीडियो में आप एंड तक बने रहें, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना करें। तो अब आ जाते हैं फटाफट अपने चार्ट्स पे। तो गाइज, ये देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं चार्ट पे, जहां पे हमने, यहाँ पे देखिए जो येलो कलर का आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, ये हमें बताता है कि मार्केट ने अपना एक पर्टिकुलर ट्रेंड कहां से शुरू किया एंड कहां तक वो ट्रेंड ने लास्ट किया। तो हम देख सकते हैं हमारे सामने कोल इंडिया का चार्ट है, एंड कोल इंडिया ने लास्ट टाइम अपना ये जो ट्रेंड है, ये 1 सितंबर 23 से स्टार्ट किया था, एंड तब से लेके अभी तक ये जो ट्रेंड है इंटैक्ट है। इसी तरीके से हम टीवीएस मोटर्स देख सकते हैं। टीवीएस मोटर्स में भी लास्ट टाइम ये एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है 17 मई 24 से, एंड अभी तक ये इंटैक्ट है। एंड पास्ट में भी हम देख सकते हैं कि टीवीएस मोटर्स का जो ट्रेंड है ये काफी लंबा चला था। इसी तरीके से डिक्सोन का हम देख सकते हैं, इसमें भी बुलिश ट्रेंड करीब करीब 23 मई 23 से स्टार्ट हुआ, एंड अभी तक ये बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है। तो गाइज, हमने जो स्विंग ट्रेडिंग आज आपके साथ शेयर करने का डिसाइड किया है, ये स्विंग ट्रेडिंग आपको ट्रेंड के राइट डायरेक्शन में रखने की कोशिश करेगी, एंड उसी ट्रेंड में प्रोग्रेस होने वाले जो मूव्स हैं उनको कैप्चर करने में हेल्प करेगी। तो अब फटाफट आ जाते हैं अपने स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स पे, एंड फिर उसको वन बाय वन मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा चार्ट्स के ऊपर। आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग ट्रेड करने का एक ऐसा स्टाइल है जिसमें हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं मार्केट की शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म मोमेंट्स से। एंड इसमें हम पहले मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, एंड फिर अगले कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ वीक्स के लिए उस ट्रेंड को राइड करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के मैंने ये जो स्ट्रेटजी है आपके साथ शेयर करी है। तो सबसे पहले देखिए, स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले हमें स्विंग ट्रेडिंग का टेम्पलेट डिसाइड करना पड़ेगा, या कभी भी जब आप ट्रेड करते हो या कभी भी आप चार्ट देखते हो, तो सबसे पहले आपको अपने चार्ट का टेम्पलेट डिसाइड करना पड़ता है। तो यहां पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम जो टेम्पलेट रखेंगे, उसके 6 मेन कंपोनेंट्स रहेंगे।
पहला है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन ऑन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो यहां पे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए एक टूल यूज करेंगे जो आपको यह बताएगा कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है या फिर बेरिश ट्रेंड चल रहा है। इसके लिए आप कोई टेक्निकल इंडिकेटर यूज कर सकते हैं जस्ट लाइक मूविंग एवरेजेस, या फिर इसके लिए आप कोई ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक यूजिंग प्राइस स्विंग्स भी यूज कर सकते हैं। फिर अगला कंपोनेंट है रिट्रेसमेंट। अब क्योंकि आपने एक बार ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको यह भी देखना होगा कि मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट कहां तक मूव करती है विदाउट वोलेटिंग द मेन ट्रेंड। तो इस तरीके की सिचुएशन को हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो आपके पास अपने चार्ट पे एक ऐसा भी टूल होना चाहिए जो आपको अपने चार्ट की रिट्रेसमेंट डिफाइन करने में हेल्प करे। तीसरा कंपोनेंट है मोमेंटम। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में एंटर करने से पहले या किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसमें स्ट्रेंथ एंड स्पीड कितनी है। तो मोमेंटम इंडिकेटर जो है हमारी हेल्प करेगा मोमेंटम आई मीन स्ट्रेंथ एंड स्पीड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसके लिए हम कोई ना कोई टेक्निकल इंडिकेटर यूज करेंगे या फिर ओसिलेटर यूज करेंगे जो हमें मार्केट के मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। फोर्थ कंपोनेंट है एंट्री सेटअप। अब एंट्री सेटअप में हम कोई तो भी कैंडल स्टिक्स का कॉम्बिनेशन ले लेंगे या फिर कोई शॉर्ट टर्म रेंजेस ब्रेकआउट ले लेंगे जो कि हमें एंट्री डिफाइन करने में हेल्प करेगा। एंड फिफ्थ कंपोनेंट है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि हमें स्टॉप लॉस कहां पे प्लेस करना है। अपने ट्रेड में एक बार एंटर कर जाएं तो कैसे अपना रिस्क मैनेज करना है यह भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो यह भी एक मेन कंपोनेंट होता है आपके चार्टिंग टेम्पलेट का। एंड सिक्स कंपोनेंट है टारगेट डिटर्मिनेशन, कि आपने एंटर तो कर लिया बट अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम टेक्निक यूज करेंगे जिसको हम टारगेट डिटर्मिनेशन बोलेंगे। इसमें दो प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, या तो मेजर्ड टारगेट हम डिसाइड कर लें कि जी मैंने 1 रुपए का रिस्क लिया है तो 2 रुपए का मेरा टारगेट होना चाहिए, या फिर इसके अलावा हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टेक्निक भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटीज। तो अब देख लेते हैं कि आज की जो हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं इसमें हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए हैं। तो आज का जो हमारा टेम्पलेट में जो इंडिकेटर्स हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले बात आएगी जी टाइम फ्रेम हम कौन सा यूज करेंगे। तो आज मैं जो आपको एग्जांपल दूंगा या जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है ये डेली टाइम फ्रेम पे बनाई है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करनी है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे हम यूज करेंगे। टेम्पलेट का पहला कंपोनेंट है ट्रेंड। तो यहां पे मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम 20 एंड 50 पीरियड एवरेजेस का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। अगर 20 पीरियड एवरेज अपने 50 पीरियड एवरेज के ऊपर है तो ये हमें बुलिश ट्रेंड सजेस्ट करती है। अगर 20 पीरियड एवरेज 50 पीरियड एवरेज के नीचे है तो ये हमें बेरिश ट्रेंड सजेस्ट करती है। तो याद रहे कि हमारी ये स्ट्रेटजी में हम मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर ट्रेड नहीं करेंगे। मूविंग एवरेज केवल एक हेल्पिंग टूल होगा जो हमें मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। फिर दूसरा कंपोनेंट है रिट्रेसमेंट। तो अब क्योंकि यहां पे मैंने ट्रेंड डिफाइन कर लिया तो मेरे को यह पता होना चाहिए कि अगर मार्केट मेरे ट्रेंड के अगेंस्ट मूव करती है तो किस प्राइस पॉइंट तक ये मूव कर सकती है। तो इसके लिए मैंने रिट्रेसमेंट डिफाइन की है कि जब भी प्राइस 20 या 50 पीरियड एवरेज को टच करे तो ये मेरे लिए रिट्रेसमेंट होगा। एंड यानी कि जब कोई डिक्लाइन आए तो एट दैट पॉइंट बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटजी मैं यूज कर सकूं। तीसरा पॉइंट है कि जी मोमेंटम क्या कैसे पकड़ेंगे हम। तो इसके लिए हम स्टोकेस्टिक फुल स्टोकेस्टिक यूज करेंगे जिसमें हम सेटिंग रखेंगे 5-3-3। तो 5 इज द लुक बैक पीरियड, 3 and 3 आर द स्मूदनिंग एवरेजेस। तो इसलिए हम 5-3-3 की कॉम्बिनेशन के साथ डेली चार्ट पे फुल स्टोकेस्टिक यूज करेंगे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द मोमेंटम। फोर्थ कंपोनेंट है वी विल बी यूजिंग कैंडल स्टिक्स टू आइडेंटिफाई पॉसिबल एंट्रीज। तो पॉसिबल एंट्रीज आइडेंटिफाई करने के लिए दो मेथड हम यहां पे यूज करेंगे। एक तो हम कैंडल स्टिक एनालिसिस यूज कर सकते हैं या फिर कैंडल स्टिक सेटअप्स यूज कर सकते हैं या फिर शॉर्ट रेंजेस ब्रेकआउट भी हम यूज कर सकते हैं। फिफ्थ कंपोनेंट है वी विल यूज कैंडल स्टिक सेटअप्स एक्सट्रीम फॉर स्टॉप लॉस टू मैनेज रिस्क, यानी कि कैंडल स्टिक जो सेटअप्स बनेंगे उनका जो लो होगा फॉर बाय साइड हम स्टॉप लॉस के लिए यूज करेंगे एंड फॉर सेल साइड उसका हाई हम स्टॉप लॉस के लिए यूज करेंगे। ये जो हमारी स्ट्रेटजी है ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी में मेजर्ड टारगेट से बेटर रहेगा कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टेक्निक यूज करें
टू बुक प्रॉफिट्स, तो ये हमारे प्रॉफिट पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर देगा। तो अब चार्ट पे आने से पहले फटाफट हम लॉन्ग सेटअप के कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज आगे बढ़े उससे पहले आप मेरे को क्विकली बताइए कि क्या आप लोग अपनी ट्रेडिंग में मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं? अगर करते हैं तो कौन सा पीरियड मूविंग एवरेज आपके लिए आपको बेस्ट सुटेबल लगता है? एंड अगर कोई पर्टिकुलर पीरियड आपको बेस्ट सुटेबल मूविंग एवरेज लगता भी है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा। फिर अगर मेरे को लगेगा कि मेरे को इस पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए तो डेफिनेटली मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं मूविंग एवरेजेस एप्लीकेशन को डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो लॉन्ग सेटअप की बात कर लेते हैं पहले। मार्केट इज ट्रेंडिंग अपवर्ड, मतलब पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि जी मार्केट में अप ट्रेंड होना चाहिए। मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? 20 एंड 50 पीरियड एवरेजेस की लोकेशन देख के। अगर 20 पीरियड एवरेज 50 पीरियड एवरेज के ऊपर है तो मेरे लिए मार्केट में ट्रेंड अप है। फिर सेकंड कंडीशन ये है कि अप ट्रेंडिंग जब मार्केट है तो वहां पे एक बेरिश स्विंग स्विंग बनना चाहिए। ऐसी सिचुएशन के लिए मैं स्टोकेस्टिक यूज करूंगा, मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे स्टोकेस्टिक की रीडिंग 30 के नीचे है। यहां पे मैं थोड़ा सा ध्यान दिला दूं आपका, नॉर्मली लोग 20 के नीचे की जो रीडिंग होती है स्टोकेस्टिक पे उसको ओवरसोल्ड के लिए यूज करते हैं। बट मैंने थोड़ा बैक टेस्ट किया था तो मेरे को लगा कि 30 के नीचे अगर स्टोकेस्टिक चला जाए वाइल मार्केट इज मेंटेनिंग इट्स ट्रेंड, तो ये हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। तो इसलिए हम अपनी ये स्ट्रेटजी में स्टोकेस्टिक की रीडिंग बिलो 30 यूज करेंगे। अब देखेंगे कि जब स्टोकेस्टिक की रीडिंग 30 के नीचे जाए तो उस टाइम पे मार्केट का जो ओरिजिनल ट्रेंड है वो वोलेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 20 पीरियड एवरेज शुड नॉट डिप बिलो 50 पीरियड एवरेज। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा ये जो सेटअप है ये वोलेट हो जाएगा। बाय कब करना है? बाय वंस अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न इज वैलिडेटेड। या तो आपके चार्ट पे जब ये ऊपर जो हमने डिस्कस किया ये कंडीशंस जब रेडी हैं चार्ट पे, तो आपको बाय उस वक्त करना है जब आपको या तो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए या फिर एक स्मॉल ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो जाए। स्मॉल ट्रेडिंग रेंज से मेरा मतलब यहां पे ये है कि पिछले 5-7 दिन के लिए मार्केट एक रेंज में स्टक हो जाती है, तो उस रेंज का जब ब्रेकआउट करे with these conditions on the moving averages and MS stochastic, तो हम उसको भी बाइंग सिग्नल के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारा ये सेटअप रेडी होगा तो उस टाइम पे जो फाइनल कैंडल बनेगी जो कंफर्म करेगी हमारे सिग्नल को, तो उस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो 50 एंड 20 पीरियड एवरेजेस के ऊपर होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 50 पीरियड एवरेज के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसी कंडीशन में ट्रेड लेना पसंद नहीं करेंगे जहां पे प्राइस पहले से ही अपने दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। 20 एंड 50 पीरियड एवरेजेस का कॉम्बिनेशन हम मार्केट का ट्रेंड डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे। तो ये देखिए 25 मई 23 से मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड ले लिया था। तो एक बार जब मार्केट ने बुलिश ट्रेंड एस्टेब्लिश कर दिया है तो जितनी भी काउंटर मूवमेंट्स हैं, लाइक देखिए यहाँ पे जो काउंटर मूवमेंट्स हैं, यानी कि ये वाली जो काउंटर मूवमेंट है या फिर ये काउंटर मूवमेंट हैं या फिर ये सारी काउंटर मूवमेंट्स हैं, तो ये सारी काउंटर मूवमेंट्स हैज टू बी अ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये स्ट्रेटजी पे बात कर रहे हैं। तो ये देखिए अब हमारा चार्ट रेडी है। इस पे हम देख सकते हैं कि ओरिजिनली ये जो बुलिश ट्रेंड है ये शुरू हुआ था करीब करीब मई 23 से। एंड उसके बाद से हमने देखा कि ये ट्रेंड जो है प्रोग्रेस होते रहा मार्केट में। तो ये देखिए पहली अपॉर्चुनिटी हमारे लिए करीब करीब इस एरिया में बन जाती। यहाँ पे हमने देखा कि स्टोकेस्टिक टर्न्ड ओवरसोल्ड एंड सेम सेम टाइम पे मार्केट ने एक छोटी सी रेंज डिफाइन कर दी। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट फॉर्म किया वी कुड हैव एंटर्ड इनटू अ बाय ट्रेड, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मेन ट्रेंड। तो ऐसे ट्रेड्स में फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा एक ये देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड था, एट द सेम टाइम यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। पहले इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया एंड उसके बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया। तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया जा सकता था। एंड इसी तरीके से अगला जो ट्रेड हो सकता था वो करीब करीब ये एरिया में हो सकता था। यहाँ पे भी हमने देखा कि मार्केट पहले ये कैंडल की रेंज में स्टैग्नेंट हो गई। तो
यहाँ पे अगर आपके पास एक डिफाइंड कैंडलस्टिक सेटअप है तो आप उसको यूज कीजिए, अगर आपके पास कैंडलस्टिक सेटअप नहीं है तो फिर आप शॉर्ट टर्म रेंजेस ब्रेकआउट को भी इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड कर सकते हैं। एक एग्जांपल डिक्सन पे लिया हमने, अगला एग्जांपल हम यहाँ पे टीवीएस मोटर्स पे ले सकते हैं। टीवीएस मोटर्स पे भी हम देख सकते हैं कि इसमें भी काफी लास्टिंग ट्रेंड चला था। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज हमारे लिए बन सकती थी यूजिंग दीज कंपोनेंट्स। तो देखिए ये हमारा टीवीएस मोटर्स है, एंड टीवीएस मोटर्स में ओरिजिनल ट्रेंड स्टार्ट हुआ था यहां से, लगभग ये अप्रैल 23 में ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। बट हमारा पॉइंट ये है कि कितनी बार हमारा जो सेटअप है वो हमें सिग्नल्स दे सकता था। लुक एट दिस, यहाँ पे स्टोकेस्टिक 30 के नीचे गया, तो यहाँ पे अगर बुलिश कैंडलस्टिक सेटअप हमने आइडेंटिफाई कर लिया होता टाइम पे, तो वी कुड हैव एंटर्ड इनटू अ बाय ट्रेड। इसके अलावा यहाँ पे हमने बस अपना क्राइटेरिया ये रहेगा कि स्टोकेस्टिक हैज टू बी बिलो 30, मतलब कि स्टोकेस्टिक एक बार 30 के नीचे डीप करे एंड फिर वहां से वापस रिकवर करे। तो इसके अलावा ये जो पैच है यहाँ पे भी स्टोकेस्टिक 30 के नीचे गया, तो यहाँ पे भी हमारा ट्रेड बन सकता था। तो हम देख सकते हैं कि स्टोकेस्टिक पे क्रॉस ओवर होने से पहले हम कई बार ये ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइस बिकम स्टैग्नेंट। तो जब भी हमें लगे कि प्राइस इज गेटिंग स्टैग्नेंट, एट द सेम टाइम स्टोकेस्टिक इज डिपिंग बिलो 30, मेंटेनिंग द ट्रेंड, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं एंड ये काफी इफेक्टिवली हमारे लिए काम करेगा। इसके अलावा एक और स्टॉक देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे कोल इंडिया है। तो कोल इंडिया में भी हम अगर नजर मारें तो ये देखिए कोल इंडिया का चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पे मैं अगर कोल इंडिया के ओरिजिनल ट्रेंड की बात करूँ, तो कोल इंडिया का जो ओरिजिनल बुलिश ट्रेंड है ये सितंबर 23 में स्टार्ट हुआ था। बट उसके बाद हमने केवल ऐसी सिचुएशंस आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे इसकी स्टोकेस्टिक की रीडिंग 30 के नीचे चली गई। तो ये देखिए ये एक सिचुएशन थी, एक ये सिचुएशन थी, एंड ये एक सिचुएशन थी, एंड यहाँ पे भी ये 30 के नीचे से बाउंस हुआ है। एंड इसके अलावा बस हमें वो सिचुएशंस लेनी है जहाँ पे स्टोकेस्टिक 30 के नीचे से बाउंस होता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर ट्रेड था इसने इतना इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं किया, बट इसके अलावा जितने भी ट्रेड्स हैं सारे ट्रेड्स ने इफेक्टिवली परफॉर्म किया। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है कि जब आप ये जो ओसिलेटर्स हैं इनको आप ट्रेंड के साथ अलाइन करके ट्रेड करने की कोशिश करते हो तो ये आपको काफी डिसेंट रिजल्ट देते हैं। यही रीजन है कि स्टोकेस्टिक के रैंडम ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड ट्रेड करने की बजाय हमने इसको एक ट्रेंड के साथ अलाइन कर दिया। मूविंग एवरेजेस हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं, एंड फिर केवल हमने स्टोकेस्टिक के बाय सिग्नल्स को ट्रेड किया है। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अगर इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली ये आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंटली इनहेंस करेगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे चार्ट्स हैं, बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल यहीं पे ये इन्हीं एग्जांपल्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने वीडियो में। अब बात आ जाती है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ, तो वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो जैसे कि मैंने अभी आपके साथ जो सेटअप डिस्कस किया वो लॉन्ग एंट्रीज के लिए सेटअप था, इसी तरीके से हम शॉर्ट एंट्रीज के लिए भी सेटअप बना सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप शॉर्ट एंट्री प्ले करोगे स्विंग ट्रेडिंग में तो आप इक्विटी मार्केट के कैश सेगमेंट में ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपनी शॉर्ट सेल पोजीशन को अगले कुछ दिनों के लिए होल्ड नहीं कर सकते अनलेस यू यूज सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। तो इसलिए शॉर्ट सेटअप को ट्रेड करने के लिए आपको रिलाई करना पड़ेगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे। बट पर्सनली मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एनकरेज नहीं करता नोविस ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। इसलिए जब तक आपको ट्रेडिंग का इनफ एक्सपीरियंस ना हो कैश मार्केट सेगमेंट के स्टॉक्स को ट्रेड करने का, तब तक आपको डायरेक्टली फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। तो इसलिए जब तक एटलीस्ट मैं अपने चैनल पे एक सीरीज शुरू ना करूं अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, तब तक तो एटलीस्ट मैं ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा जिसमें मैं मेरी तरफ से ये रेकमेंड करूं कि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करें। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
दैट वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल ट्रेडिंग। तो देखिए, सबसे पहले है कि जब भी हम कोई टेक्निकल सेटअप यूज करते हैं टू गेट इनटू अ ट्रेड, तो हम फंडामेंटल एनालिसिस को कंसीडर नहीं करते हैं। एंड एक खराब न्यूज आई, किसी भी अच्छे सेटअप का फंडामेंटल बदल जाएगा तो मार्केट में भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर सकती है। या इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी टेक्निकल सेटअप या फिर कोई भी टेक्निकल स्ट्रेटजी किसी की बपोती नहीं है, मार्केट किसी की बपोती नहीं है। तो अगर आपने एक बार एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया बट उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए फंडामेंटल बदलते हैं तो मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज करें। ये स्ट्रेटजी मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर चुकी है पास्ट में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैंने ये स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करी एंड मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो यू विल जंप द गन। ये स्ट्रेटजी मैंने जस्ट आपके साथ शेयर करी है एंड एज ए ट्रेडर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको अपने लेवल पे बैक टेस्ट करें एंड तब ये स्ट्रेटजी पे अपना पैसा डालना शुरू करें। तो जब बात आती है बैक टेस्टिंग की, तो दो प्रकार की बैक टेस्टिंग हो सकती है। एक तो ऑटोमेटेड बैक टेस्टिंग होती है जिसमें आप एक प्रोग्राम लिख देते हैं एंड वो प्रोग्राम आपके लिए लाइक 1 साल 2 साल 5 साल के डेटा को बैक टेस्ट करके एंड फाइनल आउटकम आपको दे देता है। एंड दूसरा बैक टेस्टिंग होता है मैनुअल। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपके सेटिस्फैक्शन के लिए तो आप ऑटो बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, बट मेरा मानना यह है कि अगर आप मैनुअल बैक टेस्टिंग करेंगे तो आप पास्ट चार्ट्स के साथ जब ये स्ट्रेटजीज के कंपोनेंट्स मैच कर रहे होंगे तो जितने ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे उतना ज्यादा आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे होंगे। तो जब भी मार्केट इस स्ट्रेटजी से मिलती जुलती सिचुएशन रिप्रेजेंट करेगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस है, वो रिस्पोंड करेगा एंड वो ऑटोमेटिकली आपको एक ट्रेड प्लान करने में हेल्प करेगा। तो प्रीफर कीजिए कि आप मैनुअल बैक टेस्टिंग करें। किसी भी स्ट्रेटजी का जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो उसके फ्यूचर की गारंटी नहीं देता है, इसलिए अपने आप को विनिंग साइड रखने के लिए एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अपने आप को क्राउड से आगे रखने के लिए। तो आज के स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो को एंड करने से पहले एक और छोटा सा पॉइंट मैं यहां पे रखना चाहूंगा कि जब हमने स्ट्रेटजी डिस्कस करी तो आपने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि यार इतने सारे चार्ट पैटर्न्स हैं, डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर एंड ऑल दैट, तो ये सब हमने यहाँ पे क्यों कंसिडरेशन में नहीं लिए एंड क्या मैं इन पैटर्न्स को भी अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर सकता हूं? तो इसका आंसर है नो। आपको ये स्ट्रेटजी में खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। कोई भी स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं: ट्रेंड, मोमेंटम, रिट्रेसमेंट एंड सेटअप्स। तो ये चारों चीजें हमने आपके साथ शेयर कर ली हैं। अब इसके अलावा ज्यादा कंपोनेंट आप इसमें ऐड करने की कोशिश करोगे तो ध्यान रहे, मोर एनालिसिस रिजल्ट्स इनटू पैरालिसिस। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ये स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कीजिए एंड फिर अपने लाइक ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कीजिए एंड उसके बाद आप अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर नाउ। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।